आज का हमारा टॉपिक है कोलिजन थ्योरी एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। देखिए बोर्ड में क्या लिखा है, कोलिजन थ्योरी एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। पिछले कंटेंट में हमने पढ़ा था कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में तब कन्वर्ट होते हैं जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एनर्जी बैरियर पार करते हैं। एनर्जी बैरियर, उस एनर्जी बैरियर को हमने ग्राफ से समझा था, और वो ग्राफ क्या था, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब होता है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ये हमने पिछले कंटेंट में पढ़ा था। इस ग्राफ में हमने पढ़ा था कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को इतनी ऊंचाई पर चढ़ना पड़ेगा, इतनी रुकावट पार करनी पड़ेगी। इस ऊंचाई का नाम क्या था, एक्टिवेशन एनर्जी। जब तक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को आप एक्टिवेशन एनर्जी सप्लाई नहीं करेंगे तब तक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। याद रखें, रूम टेम्परेचर में रिएक्टेंट के पास एनर्जी होती तो है, बट वो एनर्जी इतनी इनफ नहीं होती कि रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। अब हमें उसे एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। उस एक्स्ट्रा एनर्जी का नाम क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। जैसी एक्टिवेशन एनर्जी हम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को देंगे, एनर्जी बैरियर क्रॉस हो जाएगा, रुकावट पार हो जाएगी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमें जिंदगी में कुछ अचीव करना है तो हमें भी रुकावटें पार करनी पड़ती हैं, कुछ टास्क करने पड़ते हैं। यहां पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के लिए वो टास्क क्या है, एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो रूम टेम्परेचर में जो मॉलिक्यूल के पास एनर्जी होती है उसे हम एवरेज एनर्जी बोल देते हैं, बड़ी यही एवरेज एनर्जी, और वो इनफ नहीं होती कि रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। अब हम उसे क्या देंगे, एक्टिवेशन एनर्जी देंगे। तो जैसी एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट में एक्टिवेशन एनर्जी कंबाइन हो जाएगी तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑब्टेन कर लेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी मिलते ही बस बल्ले बल्ले रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये मॉलिक्यूल के पास वो एनर्जी है जो रूम टेम्परेचर में होती है, और प्लस हमने क्या दिया, एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी। बस बैरियर क्रॉस हो गया, और एवरेज एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी मिलकर किस एनर्जी में चेंज हो जाएगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी में। और इतनी एनर्जी मॉलिक्यूल के पास होनी चाहिए रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कंप्लीट करने के लिए। अब कोलिजन थ्योरी क्या बताता है, कोलिजन थ्योरी हमें यह बताता है कि केवल एनर्जी बैरियर से काम नहीं चलेगा, एक और बैरियर पार करना पड़ेगा। उस बैरियर का नाम क्या है, ओरिएंटेशन बैरियर। तो कोलिजन थ्योरी टॉक्स अबाउट अनदर बैरियर, उसका नाम क्या है, ओरिएंटेशन बैरियर। तो ओरिएंटेशन बैरियर को P से डिनोट किया जाता है, ओरिएंटेशन और स्टेरिक फैक्टर। इसे आप ओरिएंटेशन फैक्टर बोल दो या बोल दो स्टेरिक फैक्टर, एक ही बात। ठीक है, अब चलिए इस पर हम जरा बात करते हैं। ये आपके सामने केमिकल रिएक्शन है। ये जो केमिकल रिएक्शन है इसमें Br लीविंग ग्रुप है, Br को हटना है, बाहर निकलना है। ये ऑर्गेनिक के फर्स्ट चैप्टर में आएगी तो वहां पर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम ओरिएंटेशन फैक्टर समझा रहे हैं। इस Br को वो बाहर निकलना है। देखिए बाहर निकल गया, लीविंग ग्रुप है, Br निकला, OH को आना है, Br की जगह पर OH को आना है। देखिए OH दो तरीके से आया, पहला रास्ता, दूसरा रास्ता। पहले रास्ते में OH कहां से आया, फ्रंट साइड से, फ्रंट साइड से आया, और दूसरे रास्ते से OH बैक साइड से आया। ये देखिए बैक साइड से, OH बैक साइड में है कार्बन के, और यहां पर OH कार्बन के फ्रंट साइड में है। जो पहला तरीका है वो इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है, इम्प्रॉपर डायरेक्शन है। यहां पर इसकी डायरेक्शन इम्प्रॉपर है। कब, जब OH फ्रंट साइड से आएगा, और जब OH बैक साइड से आएगा तो वो डायरेक्शन प्रॉपर है। इसी डायरेक्शन को बोलते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन। अब भाई एक इम्प्रॉपर क्यों है और एक प्रॉपर क्यों है, ये समझना पड़ेगा। ये देखिए जरा, OH में क्या चार्ज, नेगेटिव चार्ज, Br में भी क्या चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ये देखिए जरा, अब नेगेटिव नेगेटिव का आमना सामना होगा तो रिपल्शन हो जाएगी। तो अगर OH फ्रंट साइड से आएगा तो रिपल्शन हो जाएगी। बस जब रिपल्शन हुई, दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे तो Br निकलेगा ही नहीं। OH और कार्बन का आमना सामना होना चाहिए। OH कार्बन के साथ तब बॉन्ड बनाएगा जब OH इस तरफ से, हम फ्रंट साइड से उसको OH को कार्बन के पास लाएंगे। लेकिन क्या हुआ, OH कार्बन के पास आना चाह रहा है लेकिन यहां पर रिपल्शन हो जा रही है। तो ये क्या, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है। तो पहला रास्ता इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन का है, OH फ्रंट साइड से नहीं आना चाहेगा, तो इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी।
अब OH ने क्या करा, OH बैक साइड से आ गया, देखो अब OH अगर बैक साइड से आया तो क्या होगा, देखिए Br माइनस कार्बन पर प्लस, Br पर नेगेटिव होगा तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। Br पर नेगेटिव क्यों होता है, सब जानते हैं, ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो कार्बन यहां इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएगा। अब बताइए, अब OH बैक साइड से आया, OH बैक साइड से आया तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन होगी तो प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा तो रिएक्शन पूरी हो जाएगी, खत्म बात। 5 सेकंड कैसा है, प्रॉपर ओरिएंटेशन का, इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ओरिएंटेशन का मतलब किस डायरेक्शन से रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए 2 बैरियर पार करने पड़ेंगे, और वो 2 बैरियर कौन से हैं, पहला बैरियर P और दूसरा बैरियर F। P क्या है, ओरिएंटेशन और स्टेरिक फैक्टर जो हमने पढ़ लिया, और दूसरा क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, जो हमने लास्ट कंटेंट में पढ़ लिया था कि मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। और यहां पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब है कि कितने मॉलिक्यूल के पास वो एक्टिवेशन एनर्जी है। जैसे कि अगर टोटल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल 10 है और उसमें से 2 मॉलिक्यूल के पास प्रॉपर एनर्जी है एक्टिवेशन एनर्जी की फॉर्म में, तो 2/10 हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। तो 10 मॉलिक्यूल्स में से 2 मॉलिक्यूल के पास प्रॉपर एनर्जी है रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, तो 2/10 फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि इतने मॉलिक्यूल के पास या तो एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल है या एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। इस तरह से बच्चों 2 बैरियर पार करने पड़ेंगे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आ रहा है। चलिए, बोथ F and P कंट्रीब्यूट्स टू द इफेक्टिव कोलिजन। हमें कोलिजन से मतलब नहीं है, हमें इफेक्टिव कोलिजन से मतलब है। याद रहे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट तब होगा जब इफेक्टिव कोलिजन होगा, केवल कोलिजन होने से काम नहीं चलेगा। और F और P दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे इफेक्टिव कोलिजन को। यही है बच्चों कोलिजन थ्योरी। आपके सामने ये पिक्चर है, इस कंटेनर में 100 मॉलिक्यूल है, इन 100 मॉलिक्यूल को हम Z बोलेंगे। कोलिजन फ्रीक्वेंसी मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि मैं बताऊंगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है। इसको Z से शो करते हैं या फिर A से शो करते हैं। Z से शो कर दीजिए या फिर A से शो कर दीजिए, आपकी मर्जी, ठीक है। तो Z और A है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो कितने मॉलिक्यूल 1 लीटर कंटेनर में 1 सेकंड टाइम में कोलाइड करते हैं, वही Z होता है। देखिए आपके सामने Z के बारे में क्या लिखा है, या Z कह दीजिए या A कह दीजिए, कोलिजन फ्रीक्वेंसी उसका नाम है। और वो क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड टाइम एंड पर यूनिट वॉल्यूम। 1 लीटर कंटेनर 1 सेकंड टाइम में कितने मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं, वही कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी। उसको Z कह दीजिए, A कह दीजिए, आपकी मर्जी। इस कंटेनर में 1 लीटर का कंटेनर है और 1 सेकंड टाइम में 100 मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, वो Z है। उस 100 में से 20 मॉलिक्यूल के पास प्रॉपर एनर्जी है, जिसको F से शो किया जाएगा। दोबारा F का नाम लिख लीजिए, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। 100 में से 20 मॉलिक्यूल के पास प्रॉपर एनर्जी है, एप्रोप्रिएट एनर्जी है। अब देखिए, उस 20 में से 10 के पास, 20 के पास तो प्रॉपर एनर्जी है, उस 20 में से 10 के पास प्रॉपर ओरिएंटेशन है, यानी कि यहां पर वो बैक साइड से रिएक्शन कर रहे हैं। तो बताइए कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, 10। 10 मॉलिक्यूल के पास दोनों फैक्टर है, F भी है P भी है। बोथ F and P कंट्रीब्यूट्स टू द इफेक्टिव कोलिजन। अब जाके 10 मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन करेंगे और वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, 90 मॉलिक्यूल वहीं पड़े रहेंगे। अब वो फिर कोशिश करेंगे उनके पास F हो और P हो, ये कोशिश लगातार चलती रहेगी। इस तरह से बच्चों आपके सामने कोलिजन थ्योरी कंप्लीट हो गई। तो कुल मिला के कोलिजन थ्योरी हमें इफेक्टिव कोलिजन के बारे में बताएगी। आपके सामने टोटल पिक्चर है, Z कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, P प्रॉपर ओरिएंटेशन है और F हमें क्या बताएगा, F हमें बताएगा कि कितने मॉलिक्यूल के पास प्रॉपर एनर्जी है, ZPF। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा है। और F की वैल्यू निकालते हैं e⁻⁻ जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब इस पर और ध्यान देंगे, ठीक है बच्चों। अब करेंगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ आरएनएस इक्वेशन। अब आपके सामने आरएनएस इक्वेशन है, K = A × e⁻⁻ (A/RT). अब
बोथ साइड नेचुरल लॉग से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या होगा, इन दो टर्म्स के बीच में इनटू है और ये इनटू प्लस में चेंज हो जाएगा। ये लॉग की आइडेंटिटी होती है। जब दो टर्म्स मल्टीप्लाई हों और हमने उसको लॉग से इनटू कर दिया तो बीच में जो मल्टीप्लाई है वो प्लस में चेंज हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग ए प्लस नेचुरल लॉग ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। अब जब पावर हो तो पावर आगे आ जाएगी। ये लॉग की दूसरी आइडेंटिटी है, माइनस ई अपॉन आर टी आगे आ जाएगा। नेचुरल लॉग ई, नेचुरल लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इस तरह से आपके सामने इक्वेशन आ गई। अब आपको लॉग टेबल देखनी है, तो लॉग टेबल देखने के लिए ये नेचुरल लॉग को एलओजी में चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे चेंज होगा, बड़ा सिंपल है। नेचुरल लॉग इज इक्वल टू 2.303 लॉग, ये इनके बीच का रिलेशन है। तो सिंपल, इसको अगर हम 2.303 से मल्टीप्लाई कर दें तो नेचुरल लॉग इसमें चेंज हो जाए। अब आप लॉग से लॉग टेबल देख सकते हैं और लॉग टेबल देख के रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं या कोई और वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से आप लॉग टेबल नहीं देख सकते, उसके लिए आपको एलओजी में चेंज करना पड़ेगा। और चेंज करने का तरीका बड़ा सिंपल है, इससे मल्टीप्लाई कर दो। ऐसी वहां भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.303 लॉग है माइनस ई अपॉन आर टी। ठीक है बच्चों, अब बोथ साइड 2.303 से डिवाइड कर देंगे। इसको डिवाइड किया तो ये लॉग के आ जाएगा, इसको डिवाइड किया ये लॉग ए आ जाएगा, इसको डिवाइड किया तो ये यहां पर आ जाएगा। तो बोथ साइड 2.303 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया और 2.303 यहां पर आ गया। ये आपके सामने सिंप्लीफिकेशन हो गया पहली इक्वेशन का। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी। अब यहां पर आप टेम्परेचर निकालो, ईए निकालो, फ्रीक्वेंसी फैक्टर निकालो, रेट कांस्टेंट निकालो। जैसा जैसा न्यूमेरिकल पूछता वैसे वैसे करते जाओ। अब दो टेम्परेचर लेंगे, एट T1 एट T2। T1 में क्या होगा, K के नीचे K1 लग जाएगा और T के नीचे T1 लग जाएगा, बड़ा सिंपल है। एट T2 K के नीचे K2 लग जाएगा, T के नीचे T2 लग जाएगा, बड़ा सिंपल है। टेम्परेचर चेंज, रेट कांस्टेंट चेंज। तो T1 में K1, T2 में K2। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, log K2 माइनस log K1, log A माइनस E अपॉन 2.303 RT2 माइनस log A माइनस माइनस प्लस E अपॉन 2.303 RT1। कुछ नहीं किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट किया तो ये माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। तो पहली इक्वेशन को आप एक काम करते हैं, थर्ड इसे मान लेते हैं और फोर्थ इसे मान लेते हैं। तो थर्ड को फोर्थ में से सब्ट्रैक्ट किया है, थर्ड को फोर्थ में से सब्ट्रैक्ट किया है, log K2 माइनस log K1 किया। सिंपल मैथ की है, टेंशन मत लेना। log A से log A कैंसिल, बस log A से log A कैंसिल, E अपॉन 2.303 R कॉमन आ जाएगा। जब कॉमन ले लेंगे तो इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, तो E अपॉन 2.303 R ये कॉमन आ जाएगा। यहां भी यही है और यहां भी यही है। देखिए दोनों जगह कॉमन क्या है, E अपॉन 2.303 R, E अपॉन 2.303 R। तो 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये देखिए log A से log A माइनस हो गया, कैंसिल हो गया और इन दोनों में से ये कॉमन लेके 1/T1 माइनस 1/T2 हो जाएगा। इस तरह से बच्चों ये आपके सामने प्रॉपर फॉर्मूला आ गया दो टेम्परेचर के लिए। ये दो टेम्परेचर के लिए, ये एक टेम्परेचर के लिए और ये ओरिजिनल इक्वेशन। तो कुल मिला के आपके सामने फर्स्ट इक्वेशन पर न्यूमेरिकल आएंगे, सेकंड इक्वेशन पर आपके न्यूमेरिकल आएंगे और थर्ड इक्वेशन पर आपके लिए न्यूमेरिकल आएंगे। इस पर न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जो हम अगले कंटेंट में करने वाले। तो क्या हो गया बच्चों, ये सिंप्लीफिकेशन ऑफ आरएनएस इक्वेशन होगी। कुल मिला के आपको 3 फॉर्मूला याद रखने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो अगले कंटेंट में हम करेंगे न्यूमेरिकल बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।